नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो थर्मोडायनामिक्स है, जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, उसके अंडर एक यूनिट है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। उसी में हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस पढ़ना है। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, हमें तो पता है कि अपना ये जो गैस है ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसी प्रकार गैस भी होता है ना। तो अगर हम लोग कोई गैस को किसी कंटेनर या वेसल में रख दें, जैसे मान लीजिए ये क्यूबिकल वेसल है या क्यूबिकल कंटेनर है, जो कहना चाहें आप, है ना। इसमें क्या करें, हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ गैस रख दें। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या होता है, रेंडमली इधर उधर, है ना, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ प्रोपगेट कर रहा होता है, हमें ये पता है ना। तो और हमारा जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये आपस में क्या करता है, कोलाइड कर रहा होता है। आपस में तो कोलाइड करता ही है, साथ ही साथ जो कंटेनर है ना उसके वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करता है। ओके, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बॉल और दीवार के साथ खेलते हैं ना। जैसे ये दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हो। ओके, आप क्या करते हैं, बॉल को जब फेंकते हैं तो बॉल रिटर्न आता है आपके पास, है ना। ओके, तो जैसे ये बॉल इस पर टकरा रहा है ना, तो ये बॉल इस वॉल पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। ओके, थोड़ा इस सिनेरियो से समझने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये बॉल क्या कर रहा है, इस वॉल पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, और इन रिटर्न ये वॉल भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है इस बॉल पर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वॉल पर, ये जो वॉल है, इस वॉल पर इस बॉल के कारण जो फोर्स लगा वो भी पर यूनिट एरिया पर वो प्रेशर होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर पी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। ओके, इसलिए इस वॉल के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो किसी एक कंटेनर के वॉल पर जब वो स्ट्राइक करती है ना, स्ट्राइक करती है, तो वो उस वॉल के वो जो वॉल है, ओके, उस पर क्या करती है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, यूं कहिए कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके, तो ये जो फोर्स इस वॉल पे लग रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स के कारण पर यूनिट एरिया पर, वो होगा प्रेशर। और इसी प्रेशर के एक्सप्रेशन को आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल थोड़ा समझने के लिए। और जो हमारा एक्सप्रेशन है प्रेशर का, जो गैस एक्सर्ट करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर या वेसल पर, वो एक्सप्रेशन आपका होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी है गैस का, और ये जो C है ना, कैपिटल C, ये है आपका VRMS, अर्थात रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है अपना, ये प्रेशर का एक्सप्रेशन है, इसी को आज के इस वीडियो में डिराइव करेंगे, ठीक है ना। और अंत में हम लोग ये देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस पर, जो भी गैस यहाँ कंसिडर करेंगे उसके यूनिट वॉल्यूम में जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, उसका 2/3 होता है। ये जो प्रेशर है जो वॉल्स पर एग्जर्ट होगा वो प्रेशर 2/3 होता है ना, 2/3। ओके, तो ये थिंग्स थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ओके, ये सारी चीज़ें जो अभी यहाँ पे समझे वो यहाँ हम लोग लिखे हैं कि when a certain mass of a perfect gas is taken in a vessel, okay, the molecules of a gas are in random motion, हमें ये पता है, they collide with one another and with the walls of the container, ठीक है। As the molecules of the gas strike against the walls of the container or vessel, they exert force on the walls, है ना, walls पर force exert करती है ना। इसके रिलेवेंटली हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया, जैसे आप बॉल फेंके तो बॉल क्या करता है, इस वॉल पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है ना, और ये जो फोर्स होगा यहाँ पे पर यूनिट एरिया पर दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, एज द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और वेसल, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो फोर्स होगा पर यूनिट एरिया पर, ओके, एरिया एक्सर्टेड बाय द मोलिक्यूल ऑफ द गैस ऑन दिस सरफेस, जो भी सरफेस या वॉल कंसिडर करेंगे, इज कॉल्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना।
तो अपना जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को एज्यूम किया है, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। क्या लिखे हैं, लेट अस कंसिडर सर्टेन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस। अच्छा, परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस, ठीक है ना, याद रखिएगा, परफेक्ट मतलब आइडियल गैस, ठीक है। लेट अस कंसिडर सर्टेन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इनक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल वेसल। अपने को क्या करना है, क्यूबिकल वेसल लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिए ना क्यूबिकल वेसल, इसी प्रकार का एक वेसल लेंगे हम लोग, जिसमें क्यूबिकल जो मतलब जो वेसल लिए हैं उसका हर एक साइड का लेंथ हम लोग एल लेंगे, ठीक है, हर एक साइड का लेंथ, ठीक है। एंड परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स, लेट द साइड्स ऑफ द क्यूब रिप्रेजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या ये रहा है कि ऐसा मान लेते हैं इसका जो साइड्स है ना, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये जेड एक्सिस की तरफ है, कुछ ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। जो एक्चुअल ड्राइंग है वो हम लोगों ने यहाँ पर करके रखा है, इसको देख करके आप सही से थिंग्स को समझ पाएंगे। ये अपना क्यूबिकल वेसल, ओके, इसका हर एक साइड का लेंथ क्या है, एल है, ओके, और इसका जो साइड्स है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो अपना वेसल है ना, इस वेसल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल एन है, ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है, ठीक है। तो टोटल मास जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग क्या कहें कि जो अपना वेसल है इसका हर एक साइड का लेंथ क्या है, l, और ये वेसल कैसा है, क्यूबिकल, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l पर क्यूब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके रखा है। आई लेट टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द वेसल इज इक्वल टू n, जैसे कि हम लोग पहले ही कहे, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1, हर एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को m ले लेंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब दैट इज क्यूबिकल वेसल इज इक्वल टू l, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, जिसको हम लोग v लिए हैं l पर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ तक का सिनेरियो आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर होगा आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया है ना, कंसिडर किया ना हम लोग कि अपने पास क्या है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो मान लेते हैं कि जो अपना पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, एक पेज लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अपना जो पहला मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल 1, तो ठीक है, इस मॉलिक्यूल 1 का जो वेलोसिटी है उसको c1 ले लेते हैं, जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके वेलोसिटी को c2 ले लेते हैं, जो तीसरा मॉलिक्यूल है इसके वेलोसिटी को c3 ले लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो nth मॉलिक्यूल है उसके वेलोसिटी को cn ले लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि लेट c1 c2 c3 है ना अप टू cn बी द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अप टू nth रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहें कि मान लेते हैं कि जो पहला मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी c1 है, दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी c2 है, तीसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी c3 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें देखना होगा, हम लोगों ने क्या किया, वेसल क्यूबिकल लिया है ना। तो अगर मान ले कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है, मान लेते हैं अपना पहला मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है अपना मॉलिक्यूल, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है c1, इसको इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि आपका मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट मॉलिक्यूल वो ये है, इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, कुछ ऐसे, है ना। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम लोगों ने कहा कि मान लीजिए ये अपना पहला मॉलिक्यूल है, इसका वेलोसिटी c1 है कुछ इस डायरेक्शन में, चलिए मान लेते हैं। तो जो पहला मॉलिक्यूल है इसका जो वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो इस डायरेक्शन में होगा, चलिए उसके वेलोसिटी को u1 ले लेते हैं। उसी प्रकार वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसका वेलोसिटी होगा, चलिए उसको हम लोग u1 ले लिए, तो इसको क्या ले लेते हैं, चलिए v1 ले लेते हैं। और इसका जो z एक्सिस के लॉन्ग जो आपका वेलोसिटी होगा, चलिए उसको हम लोग w1 ले लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो दूसरा मॉलिक्यूल है c2, है ना, c2 जो सेकेंड मॉलिक्यूल का आपका वेलोसिटी है, ठीक है, इसको जब हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी u2 लेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी हम लोग v2 लेंगे, और z एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ w1 लिए थे ना तो w2 ले लेंगे। उसी प्रकार से जो अपना nth मॉलिक्यूल होगा, है ना, इसी प्रकार से उसको भी कंपोनेंट्स फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ये इन चीज़ों को,
कि लेट u1, v1 एंड w1 आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी c1। ठीक है, ये जो तीन है ये आपके वेलोसिटी c1 के कंपोनेंट्स हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, उसी प्रकार जो अपना वेलोसिटी c2 है इसका जो कंपोनेंट्स है x एक्सिस के अलोंग वो u2 है, y एक्सिस के अलोंग v2 है और z एक्सिस के अलोंग w2 है ना। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा nth मोलिक्यूल है इसका वेलोसिटी c1 है तो इसके कंपोनेंट्स को ले लेंगे। आपका u1 जो x एक्सिस के अलोंग होगा, v1 माफ कीजिएगा vn जो y एक्सिस के अलोंग होगा, w1 जो z एक्सिस के अलोंग होगा। ओके, नाउ ये जो वेलोसिटीज़ है ओके, इसके स्क्वायर को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। ठीक है ना, v होगा v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से जो c2 होगा उसको आप ऐसे लिख पाएंगे u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार जो c3 है जो तीसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है ओके, इसके स्क्वायर को आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे u3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर, है ना। और उसी प्रकार जो आपका nth मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है दैट इज cn ओके, इसके स्क्वायर को आप इसके कंपोनेंट्स के, है ना, स्क्वायर के सम के टर्म्स में लिख पाएंगे कुछ ऐसे u1 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है तो यहाँ लिखे भी हम लोग लेट u1, v1 एंड w1 आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी c1 along x axis, y axis and z axis respectively. Okay, u2, v2 and w2 are the components of velocity c2 along x axis, y axis and z axis respectively and so on। इसी प्रकार से आपको क्या करना, आगे लेते चलना जैसे कि हम लोग अभी बताएं। देन we can write c1 square is equal to u1 square plus v1 square plus w1 square। सेम तरीके से आप c2 स्क्वायर को लिख सकते हो, c3 स्क्वायर को लिख सकते हो, है ना, अभी हम लोग बताए भी आपको, और cn स्क्वायर को लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी थी कि भाई जो यहाँ पे n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ले रहे हैं तो सब मोलिक्यूल्स का डिफरेंट वेलोसिटीज़ होगा। ओके, डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग डिफरेंट वेलोसिटीज होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होगा, तो सबको हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करके रख लिया। ठीक है, अब देखिए सारे मोलिक्यूल्स का एक साथ निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग किसी भी एक मोलिक्यूल को लेंगे ओके, और उसका जो वेलोसिटी है किसी एक सिंगल एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, किसी के भी अलॉन्ग ले लो, उसको कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, पहले मोमेंटम पता करेंगे, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो मोमेंटम मिलेगा है ना उससे फोर्स पता करेंगे, और उसी फोर्स की मदद से हम लोग प्रेशर पता करेंगे कि जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ओके, वो जब किसी एक वॉल पर स्ट्राइक करता है तो कितना वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करता है और कितना प्रेशर वहाँ पे मिलता है। उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल का फोर्स लिख लेंगे और सबको ऐड करके फिर प्रेशर पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस काम को यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, कंसिडर फर्स्ट मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ वेलोसिटी c1। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही इसी को कंसिडर कर लिया। लेट दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी c1, है ना, जो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है वो माफ कीजिएगा u1 है। ओके, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, है ना, देखिए इनिशियली उसका क्या मोमेंटम होगा ओके, मतलब जब वो किसी भी वॉल से कोलाइड नहीं किया है, क्योंकि हम लोग वॉल पर प्रेशर का बात कर रहे हैं तो वॉल के रिस्पेक्ट पर कोलिजन देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी तक अपना जो मॉलिक्यूल था पहला वाला जिसका वेलोसिटी c1 है ओके, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो u1 है, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, है ना, और जो आपका वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है, u1, तो दोनों के प्रोडक्ट से इक्वल होता है ना। यहाँ पे लिखे थे मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल m। ओके, फिर चलिए मान लेते हैं कि अपना ये जो मॉलिक्यूल है ना, जो पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला जो अभी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हम लोगों ने u1 लिया है तो चलिए u1 ले लेते हैं। तो अभी ये u1 की तरफ हम लोग कंसिडर करेंगे, तो अपना जो मॉलिक्यूल है ये इधर मूव कर रहा है इस वॉल की तरफ, ये जो क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल वेसल है, उसका ये जो वॉल है DEFG, इसके तरफ ये मूव कर रहा है। मान लेते हैं ये इसके तरफ मूव करते 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 गया, पहुंचा और फिर ये इस वॉल को स्ट्राइक कर दिया। जस्ट इमेजिन कि इस वॉल को ये स्ट्राइक किया, ठीक है, ओके, है ना। अब अपने को क्या पता है, जैसे ही ये इस वॉल को स्ट्राइक करेगा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना,
जैसे ही ये इस वॉल पर स्ट्राइक करेगा ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब रिफ्लेक्ट बैक जब होगा तो इसका वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिए थे वॉल वाला, है ना, वॉल और बॉल वाला, है ना। इसमें भी क्या होता था कि जब आप, जैसे आपने तो इधर से बॉल फेंक दिया, मान लीजिए उसका वेलोसिटी u1 था, तो जैसे ही वो वॉल पर टकरा है ना तो वो है ना स्ट्राइक होकर के वापस रिफ्लेक्ट हो गया सेम वेलोसिटी से, लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन इधर था तो है ना, तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हैं ना? वही चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो अपना मोलिक्यूल जो है वो इधर जा रहा है इस वॉल की तरफ, DEFG की तरफ, कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे ही वो इस पर स्ट्राइक किया, इस वॉल पर स्ट्राइक किया, क्या हुआ, वापस से ये रिफ्लेक्ट हो गया और फिर से जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा विथ सेम वेलोसिटी, लेकिन इस पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो वेलोसिटी होगा उसको -u1 ले लेंगे। मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी में माफ़ कीजिएगा कुछ मोमेंटम में बदलाव हुआ होगा, तो उस बदलाव को यहाँ पर देख लेंगे, है ना। द मोलिक्यूल स्ट्राइक्स द फेस DEFG, जो DEFG जो फेस है उसको स्ट्राइक कर रहा है, एंड मूव्स विथ वेलोसिटी -u1 आफ्टर कोलिजन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं ना? दस तो कुछ मोमेंटम जो चेंज हुआ होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले तो फाइनल मोमेंटम पता करेंगे, उसके बाद चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ द मोलिक्यूल इज, है ना, पहले वाले में mu1 था, लेकिन अब तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, तो -mu1। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदला है मोलिक्यूल का, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम, ये जो पहला मोलिक्यूल था जो पहले इस वॉल के साथ कोलाइड किया और फिर इधर मूव करने लगा, तो इसका जो कोलिजन था, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था और कोलिजन के पहले जो मोमेंटम था, दोनों के बीच का थोड़ा डिफरेंस देख लेते, तब जाके हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ देखिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द मोलिक्यूल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था? -mu1, और इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu1। दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड होगा और वैल्यू आएगा नेगेटिव में, डेट इज -2mu1, -2mu1 कुछ आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ये क्या आ गया? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द मोलिक्यूल, है ना, आफ्टर कोलिजन, है ना। ओके, है ना, कह सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ आप समझ गए। ओके, अब चलो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है, ये यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ तो आप समझ पा रहे हैं ना कि अपना मोलिक्यूल जैसे ही इस फेस DEFG पर स्ट्राइक किया, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब रिफ्लेक्ट बैक होकर के कहाँ जाएगा? ये जो यहाँ पे वॉल है ना, ये जो वॉल है, ये जो अपना बाउंड्री है क्यूबिकल वेसल का OABC, इस पर जाकर के ये स्ट्राइक करेगा, है ना। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी u1 के साथ, है ना। ये क्या करेगा? यहाँ जा कर के इस वॉल पर स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस हो गया? L, ठीक है। अब अपना जो ये जो मोलिक्यूल है, जो पहला जो मोलिक्यूल कंसिडर किए हैं, ओके, ये इस OABC पर जाकर के स्ट्राइक किया। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये क्या करेगा? फिर से सेम डिस्टेंस L ट्रैवल करके ये इस फेस पर आएगा, DEFG को स्ट्राइक करेगा फिर से, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि L + L 12 डिस्टेंस ये ट्रैवल किया DEFG को वापस से स्ट्राइक करने में। मतलब दो सक्सेसिव, है ना, कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस था ये 12 था, ऐसा लेके चल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ लिखे हैं हम लोग इस इसको, देखिएगा। द मोलिक्यूल सफरिंग रिफ्लेक्शन एट फेस DEFG ट्रैवर्सेस ए डिस्टेंस L एंड स्ट्राइक्स द फेस OABC। जैसे कि हम लोग कहें, है ना, इट इज रिफ्लेक्टेड अगेन विद द सेम स्पीड एंड अगेन ट्रैवर्सेस ए डिस्टेंस L बिफोर स्ट्राइकिंग द फेस DEFG, ठीक है। दस मोलिक्यूल अगेन स्ट्राइक्स द फेस DEFG आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस 2L विथ वेलोसिटी u1। अब देखो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस भी है, तो हम लोग यहाँ से टाइम पता कर सकते हैं कि हमें जो है कितना समय लगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, ठीक है। वो यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए। सो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, समझ पा रहे हैं ना। थोड़ा एक बार और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा समझने का और कोशिश कीजिए। हमारा जो मोलिक्यूल था वो DEFG को कोलाइड किया, स्ट्राइक किया,
तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल किया, मतलब L डिस्टेंस ट्रैवल किया OABC वॉल को स्ट्राइक करने के लिए। OABC पर जैसे ही वो स्ट्राइक किया, फिर से सेम स्पीड से, है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस वॉल की तरफ DEFG की तरफ आने लगा सेम स्पीड से, और जैसे ही, है ना, और फिर जो है L डिस्टेंस वो ट्रैवल करके इस वॉल को स्ट्राइक किया, है ना। मतलब है कि इस वॉल को वापस से स्ट्राइक करने के लिए ये 2L डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले L डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचने के लिए और बाद में फिर L डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, तो अपने पास, और वो भी सेम वेलोसिटी u1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों है, और हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड, जो आप कहना चाहें। तो यहाँ पर इन दोनों के वैल्यूज़ को पुट करके हमें टाइम का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो क्योंकि पहला मोलिक्यूल है, हम लोग फर्स्ट मोलिक्यूल को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम t1 है, दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 12 डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, है ना, यहाँ पे दो सक्सेसिव कोलिजन का बात है, डिवाइडेड बाय u1 वेलोसिटी। नाउ अब देखो, चूंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, वो हमें क्या कहता है, फोर्स जो होगा वो क्या, फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये कह रहा है कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन फर्स्ट मोलिक्यूल ड्यू टू फेस DEFG, ये जो फेस है ना, ये जो फेस है ना, क्योंकि जब ये स्ट्राइक किया तो ऑब्वियस सी बात है, जितना फोर्स से हमारा मोलिक्यूल स्ट्राइक करेगा ना, उतना ही फोर्स जो है ये वॉल भी इस पर एग्जर्ट करेगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना, जितना फोर्स से हमारा ये मोलिक्यूल जो है इस वॉल को ये हिट किया, स्ट्राइक किया, ये जो वॉल है DEFG, इसको जितना फोर्स से अपना मोलिक्यूल हिट किया, स्ट्राइक किया, उतना ही फोर्स ये वॉल भी उस पर एग्जर्ट करेगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह पाएंगे, हम लोग ये पता कर पाएंगे कि जो फर्स्ट मोलिक्यूल पर जो फोर्स एग्जर्ट किया गया होगा, फोर्स DEFG के द्वारा, वो क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। लीनियर मोमेंटम में जितना बदलाव हुआ और जो टाइम लगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, उससे हम लोग ये चीज़ पता कर पाएंगे। ओके, तो पहले और दूसरे में हम लोग पहले क्या निकाले थे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना, कि भाई बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो पता किया, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम लोग निकाले, है ना। और फिर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था वो भी हम लोग यहाँ पर देखे। ओके, तो दोनों को पुट करेंगे तो अपने को जो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा फेस DEFG के द्वारा पहले मोलिक्यूल पर, वो फोर्स कुछ ऐसा मिलेगा, -m1² L। अब देखो, हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको कहे थे कि जब आप, जैसे बॉल था, बॉल को जब आप वॉल पर फेंकते थे तो वॉल भी क्या करता है, बॉल पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है ना, और वो हमारे हाथ में वापस से हम लोग उसको कैच कर लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अपना जो वॉल है ना, ये क्या किया, ये पहले मोलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई किया, उसी प्रकार से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मोलिक्यूल भी इस वॉल पर अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू, है ना, या अप्लाई किया होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ओके, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल और अपोजिट होता है। तो अपना जो वॉल है, ये मोलिक्यूल पर जितना फोर्स अप्लाई किया, उतना ही फोर्स मोलिक्यूल भी इस पर अप्लाई करेगा, इस वॉल पर, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, हैंस फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मोलिक्यूल ऑन फेस, है ना, जो फेस है DEFG, इस पर पहले मोलिक्यूल के कारण जो फोर्स एग्जर्ट होगा, चलिए उसको हम लोग Fx1 ले लेते हैं, दैट इज निगेटिव ऑफ दिस, तो निगेटिव पॉजिटिव, तो Fx1 जो है mu1² L मिल जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलर मैनर में आप जो है पता करोगे कि जो सेकेंड मोलिक्यूल है, ये आपका जो फेस है DEFG, ये वाला जो फेस है DEFG, इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो सिमिलर मैनर में आप पता कर सकते हो। तो सिमिलर फॉर्मूला भी आपको मिलेगा, है ना, Fx2 इज इक्वल टू mu2² L। ठीक है, उसी प्रकार से थर्ड मोलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो Fx3 से पता चलेगा, डेट इज mu3² L। उसी प्रकार से जो nth मोलिक्यूल के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा वॉल DEFG पर, वो क्या होगा, Fxn इज इक्वल टू mun² L।
ओके, सो जो टोटल फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा सारे मोलिक्यूल्स के द्वारा, अपना ये जो फेस है DEFG, वो कितना होगा टोटल फोर्स? तो टोटल फोर्स हम लोग यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, देखिए, दैट इज Fx1, माफ कीजिएगा, Fx इज इक्वल टू Fx1 प्लस Fx2 है ना, अप टू Fxn। ओके, अब इनका जो वैल्यूज़ है, इनके वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, जैसे कि हम लोग रखें Fx1 का क्या वैल्यू आया था, mu1 स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ रखें mu1 स्क्वायर बाई एल। उसी प्रकार Fx2 का वैल्यू ये आया था, तो यहाँ पुट किए। अब देखो इन सब को जब आप पुट करोगे ना, तो इन सब में आपको एक टर्म कॉमन मिलेगा, डेट इज m/l। तो m/l को बाहर कर लिए, ठीक है। m/l को जब हम लोग बाहर किए तो अंदर में केवल ये बचा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, है ना, अप टू un स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखो x डायरेक्शन के अलोंग, है ना, x डायरेक्शन के अलोंग अपना फेस कौन सा है, DEFG। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो हम लोग को इतना मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेशर होगा, मतलब जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा इस पर, वो कितना होगा, वो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, दैट इज Px इज इक्वल टू Fx बाई ए। ओके, मतलब जो x डायरेक्शन के अलोंग फोर्स था डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू Fx बाई एल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखो Fx का वैल्यू रखे और एल स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Px इज इक्वल टू mu1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर बाई एल पर क्यूब, कुछ ऐसा। ओके, और एल पर क्यूब क्या है हमें पता है, एल पर क्यूब वॉल्यूम है। यहाँ पे हम लोग देखे थे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल पर क्यूब, तो इसको v से रिप्लेस कर देते हैं। Px इज इक्वल टू m/v u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है। ये Px का वैल्यू आ गया। देखो सिमिलर मैनर में आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन फेस, ये जो फेस है अपना, ये जो फेस है ऊपर वाला जो फेस है ABGF, इस पर पता कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में जो नीचे वाला फेस है अपना, जो नीचे वाला फेस है, या यूँ कहिए उस साइड वाला जो फेस है उस पर पता कर सकते हैं, या इस साइड वाला पे पता कर सकते हैं, है ना, सिमिलर मैनर में। इसलिए यहाँ पे हम लोग PY लिखे हैं, जो प्रेशर है आपका ABGF के लॉन्ग, वो प्रेशर जो है सेम तरीके से पता होगा, m/v होगा यहाँ पर भी। और जैसे कि ये x एक्सिस के लॉन्ग का वेलोसिटी था, है ना, तो y एक्सिस के लॉन्ग हम लोग फेस ले रहे हैं, फेस किधर है, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, v1, है ना, मतलब v से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अपना पहला जो मोलिक्यूल लगा उसका कंपोनेंट था v1 स्क्वायर, दूसरे मोलिक्यूल का कंपोनेंट v2 था, तो इसका स्क्वायर लेंगे, है ना, एंड vn स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से जो अपना जो pz होगा, मतलब जो प्रेशर होगा, जो फेस इस पर एग्जर्ट होगा, आप कह सकते हो इधर वाले पर, है ना, BGDC पर, ओके, या फिर आप कह सकते हो इसको भी ले सकते हो ऑफ AFEO पर, या फिर OAFE पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो PZ को, डेट इज m/v। Z के लॉन्ग का कंपोनेंट क्या था, W, तो पहले मॉलिक्यूल का जो कंपोनेंट है डेट इज W1 स्क्वायर में लेंगे, तो W2 स्क्वायर अप टू WN स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए तीनों एक्सिस के लॉन्ग का जो प्रेशर था वो हमें मिल गया। मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट P बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मान लेते हैं जो प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रहा है ना, बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग P ले लेते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थिंग्स, है ना, जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गैस है ना वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो P है ये Px से भी इक्वल होगा, ओके, ये Py से भी इक्वल होगा और Pz से भी इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अपना जो P है ना ये 1/3 होगा, Px प्लस Py प्लस Pz के 1/3 होगा। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ओके, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, Px Py Pz के वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू हमें मिलेगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, चलिए इसी पेज को ले लेते हैं, इसके पीछे वाले को हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, तो P
है अपना ना, P इज इक्वल टू 1/3 PX कितना है, PX, अच्छा देखिए एक चीज़, चलिए ठीक है, सबके वैल्यूज़ को रखते हैं, m/v u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर, ओके, प्लस m/v सब में कॉमन होगा, ठीक है ना, v होगा अपना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, py वाले को लिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, ओके, फिर अपना ये जो z वाला है इसको लिख रहा है m/v w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अप टू wn स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो m/v सब में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे m/v को, p इज इक्वल टू m/3v कर दो इसको, और अंदर में भी देखो थोड़ा सा समझो थिंग्स को, हम लोग क्या करेंगे, अंदर के जब ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे ना तो u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर एक साथ ले आएंगे, मतलब जो अपना c1 था वेलोसिटी, पहले मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी था c1, ओके, इसका जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सा है, u1 v1 और w1, तो इसको साथ ले आएंगे। अपना जो दूसरा मॉलिक्यूल था c2 है ना, जिसका कंपोनेंट्स था u2 v2 w2, इसको साथ ले आएंगे, है ना, सेम तरीके से करते चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर, उसी प्रकार से u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर w2 स्क्वायर एंड अप टू u1 स्क्वायर vn स्क्वायर wn स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था कि अपना ये जो u1 स्क्वायर है प्लस v1 स्क्वायर है प्लस w1 स्क्वायर है, ये किससे इक्वल है, c1 स्क्वायर से, है ना। उसी प्रकार से u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर जो है किससे इक्वल है, c2 स्क्वायर से। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा p इज इक्वल टू m/3v, ये किससे इक्वल है, c1 स्क्वायर से, ये जो है ये किससे इक्वल है, सेकंड वाला c2 स्क्वायर से, ओके। उसी प्रकार से ये वाला किससे इक्वल है, cn स्क्वायर से, समझ पा रहे हैं ना, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n बोले तो n यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, ठीक है, 3v, दैट इज c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। n और n कैंसिल करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में हम लोग आपको क्या बताए थे, ये जो mn है ये क्या होगा, टोटल मास होगा, है ना, कैपिटल M, ओके। तो यहाँ पे टोटल मास कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा P इज इक्वल टू M, जो टोटल मास हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ए मॉलिक्यूल बाई 3v। अच्छा यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर है ना, अप टू cn स्क्वायर है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है ना ये एक्चुअली में क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। मतलब ये है कि अपना जो c स्क्वायर है ना ये इक्वल होता है आपका c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर बाई n से, कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके जगह पर c स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना, ओके। और P इज इक्वल टू 1/3, ओके, m/v c स्क्वायर, यहाँ पर जो c है ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है। अपना ये जो गैस मोलिक्यूल्स है इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये c, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस c को जो है ज़्यादातर जगह पर VRMS से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो रो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो m/v है इसको आप रो ले सकते हो, डैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख दीजिए, P इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है। ये दोनों ही इक्वेशंस को आप ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। हेंस ओके, हेंस 1 and 2 आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ठीक है। ये सब क्या है, अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन से जो हम लोग को डिराइव करना था वही है ये, ठीक है।
ओके यहाँ पर देखिएगा यही तो हमें डिराइव करना था, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और चीज़ आपको कहा था कि अपना ये जो प्रेशर है ना, ये 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस से इक्वल होता है। थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा इस चीज़ को देख लें, ये चीज़ होता कैसे है आखिरकार। अच्छा, अपना जो प्रेशर है वो कितना है, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, कुछ ऐसा है। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/रो, कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं। और आप चाहें तो c इज इक्वल टू √3p/रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, नाउ अपने को ये पता है कि p क्या है, 1/3 रो सी स्क्वायर, कुछ ऐसा है p, है ना। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 रो सी स्क्वायर, 2 कैंसिल करेंगे तो यही मिलेगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2, रो का वैल्यू क्या कर सकते हैं, m/v रख सकते हैं, है ना, सी स्क्वायर। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में 1/2 m सी स्क्वायर बाई v, कुछ ऐसे। ओके, अब यहाँ पर ये जो 1/2 मास इंटू सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर एक वेलोसिटी ही है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और v क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये टोटल जो है 1/2 m सी स्क्वायर बाई v, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो P इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को चलिए E ले लेते हैं, है ना, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर E जो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो देखिए यही तो हमें यहाँ पर देखना था, P इज इक्वल टू 2/3। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये गैस का एक्सप्रेशन डिराइव किया। आशा है ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। ये आपका पहला पेज है ना, ये आपका दूसरा पेज था, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखे थे, है ना, और ये इसका ड्राइंग था। ठीक है, ओके। फिर यहाँ के बाद इस पेज में है सारा चीज़। ओके, स्क्रीनशॉट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से कंटिन्यू किया, फिर ओके, फिर ये टोटल फोर्स तक चला, ओके, यहाँ तक, एंड देन फिर ये यहाँ पर था थिंग्स, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और फिर अंततः जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पर जो है हमें प्रेशर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और फिर जो अपना सेकेंड पार्ट था, जहाँ पर प्रेशर को 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी शो करना था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो यहाँ पर किया। ठीक है, तो आशा है ये जो अपना वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स का जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे।